concept are so question is a projectile of mass m is projected with the ground with some initial speed u at an angle theta with the ground. So I am relating this torque and angular momentum with the projectile. Find torque. जब भी टॉर्क की बात होगी तो किसका टॉर्क पूछेगा? फोर्स का टॉर्क। किसका टॉर्क? और अगर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाएगी तो लीनियर मोमेंटम का। तो मतलब टॉर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए और एंगुलर मोमेंटम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉर्क होता है दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स द थिंग। ओके, तो हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है क्योंकि ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट। तो फाइंड द टॉर्क ऑफ, अब बताओ यहाँ प्रोजेक्टाइल में व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकालेंगे। फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। Find the torque of gravity at highest point of trajectory about origin. About किस पॉइंट के अबाउट निकालना है ये भी बताना पड़ेगा कि कहां से हमें निकालना है टॉर्क। अबाउट तो आपको टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ही हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क को भी और एंगुलर को भी। सो ट्राई बाय योरसेल्फ, यू हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला। टॉर्क के लिए ये अप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल है दिस पॉइंट, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होता था प्रोजेक्टाइल में, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो अब खुद से कोशिश करो एक बार। दिस इज योर एक्स मैक्स, ये क्या होती थी आपकी रेंज, यही होते थे कुछ टर्म्स इससे लेके। अब चलो निकालो दोनों चीजें जल्दी से। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखो टॉर्क के लिए क्या चाहिए तुमको? क्या अभी फोर्स दिख रहा है? नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा? फोर्स। तो टॉप पॉइंट की बात हो रही है, फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन फोर्स मिल गया, यू गॉट द फोर्स। अच्छा, टॉर्क के लिए हमें फोर्स तो मिल गया, अब हमें इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब हमें इस फोर्स की, और कहां से? जहां पूछ रहा है, किसके अबाउट पूछ रहा है? ओरिजिन से। तो बताओ इस फोर्स की, फोर्स देखो ये इस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, वर्टिकल लाइन। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द। अच्छा, अब इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए हमें? बताओ क्या होगी? क्या ये डिस्टेंस? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द, और ये क्या r by 2 होगा? दिस होल डिस्टेंस इज रेंज, so this will be how much? So torque will be mg into r by, और बताओ रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल की? अब तो फॉर्मूला याद होना चाहिए रेंज का। याद है प्रोजेक्टाइल मेथड में हमने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो आपको आने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बताइए रेंज का क्या फॉर्मूला होता था? नो u square sin 2 theta by g, this was the expression of the range. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था? 2u sin theta by g, एंड h max क्या आता था? u square sin square theta by। देखिए ये रिजल्ट्स आप याद रखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे विल बी यूज्ड। तो r आपको पता चल गया कि अगर हमने u से प्रूव किया है थीटा एंगल पे, तो रेंज विल बी हाउ मच? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो यहां पे r की वैल्यू रख दें, दैट इज द आंसर। आप यहां नहीं छोड़ सकते आंसर को, क्यों?
क्योंकि हमें आर नहीं पता ना, हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें थीटा दिया है, हमें मास दिया है, हमें क्या दिया है, इनिशियल स्पीड। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इमीडिएट टर्म्स में आना चाहिए, जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। समझ में आ गया? अगर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आती है तो हमें उसको इमीडिएट टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आर को रखें यहाँ पे, तो टॉर्क आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम खुद से करो इसी तरह, तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। डन हो गया। जैसे यहाँ f निकाला था, यहाँ p पहले बनाओ। p वेक्टर आपको पता होना चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे किधर होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंस। चलो हो गया, डन एवरीवन। नाउ लुक हियर, ये बताओ p वेक्टर क्या होता है, n into v वेक्टर। इसका मतलब p वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। तो हमें p तो डायरेक्ट पता नहीं होता है, हमें वेलोसिटीज पता होती है। हमें क्या पता होती है, तो p तक पहुंचने के लिए हमें पहले v देखना होगा। अब बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर याद हो आपको प्रोजेक्टाइल मिशन में जो टोटल वेलोसिटी होती थी दैट इज परसेंटेज, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता था टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर याद। क्योंकि देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आगे क्यों जाता है, क्योंकि उसके पास परसेंटेज है। याद है? और परसेंटेज कंपोनेंट हमेशा कितना रहता था प्रोजेक्टाइल में, u cos थीटा होता था। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट रहता था ना ये सब चीजें रिवाइज करते रहती है। सो दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। देखो हमें वेलोसिटी मिल गई, तो क्या p वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा? द p वेक्टर विल बी इन, अच्छा p अगर निकालना है तो इस वेलोसिटी में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, m। तो अब ये हमारा p वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, mu cos थीटा। डायरेक्शन मिल गई p वेक्टर की। चलो अब मैं फोर्स को हटा रहा हूं यहां से, ठीक। तो p वेक्टर हमें मिल गया। अब हमें अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इस लीनियर मोमेंटम की क्या लेनी है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, जहां से पूछ रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट, इसके अबाउट। चलो तो p वेक्टर की लाइन क्या है, हमेशा लाइन ऑफ एक्शन बना लीजिए क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा, ठीक। तो ये है लाइन जिसके अलोंग p वेक्टर क्या कर रहा है आपका, एक्ट कर रहा है। देखा, इसी लाइन के अलोंग p वेक्टर। अब हमें p वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए, क्या ये वो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस। देखो ना इस लाइन का परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो देख रहे हैं p वेक्टर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट विल बी इक्वल टू h max, दैट विल बी इक्वल टू h max। तो लिखते हैं l विल बी इक्वल टू p कितना है, mu cos थीटा इनटू h max रखते हैं यहां पर। How much h max is there? U square sin square theta by, और थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे दैट विल बी आंसर। तो समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर देखना है। तो परपेंडिकुलर देखने के लिए आपको हमेशा ना ये लाइन ऑफ एक्शन बना लेना होगा, क्योंकि एक बार लाइन एक्शन बन गई ना तो फिर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक और क्वेश्चन करो अपने से। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, ठीक। अभी अप्लाई करो यहाँ पर, ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। इस समय वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट,
It is going in this direction with how much speed? 2 meter per second, and its mass is how much? 1 kg. And this is your object. Find the torque and angular. Find the torque of gravity above the origin. Same question. Find the torque of gravity above the and find the angular momentum above the both the things you have to calculate. कुछ इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, आपको बस उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है. डू इट. And after that question, do this question. डन हो गया. अब मैं देखो बताने जा रहा हूँ. सी पहले टॉर्क निकालते हैं फोर्स का. mg की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स. चलो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड कितना होगा? n into g. n is 1. let's take g equals to, so this is your 10 मीटर. अच्छा इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये. तो बताओ इस फोर्स की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये होगी? This will be the perpendicular distance from the origin. ये दिया है क्या क्वेश्चन में? ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे देना था. लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट भी 2 मीटर, 2 मीटर. अब ठीक है, तो अब बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 मीटर. और y कोऑर्डिनेट भी कितना है? 2 मीटर. क्लियर? तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? 2 मीटर. देखो ये है फोर्स और उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो द टॉर्क विल बी 10 Newton multiplied by 2 meters, so that is 20 Newton meter. This is the torque about the origin. ये मैग्नीट्यूड है. क्या है? डायरेक्शन नहीं है, हमने अभी बताई थी ना. मैग्नीट्यूड का तो मैग्नीट्यूड ही पूछता है ज्यादातर एग्जाम में. दैट्स द केस. अच्छा ये हो गया टॉर्क. एंगुलर मोमेंटम बताओ. ये बताओ वेलोसिटी इधर है तो क्या उसी डायरेक्शन में p भी होगा? अच्छा स्पीड कितनी है? मास कितना है? तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m into v. हाउ मच? 1 into 2 kg मीटर पर सेकंड. और स्पीड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है. अच्छा इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाओ. देखो ये है वो लाइन जिसके अराउंड p वेक्टर. अब हमें p वेक्टर की क्या लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जिस बिंदु का परपेंडिकुलर. इस लाइन पे ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो क्या यही होगा? इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर यही तो होगा. और ये कितना है? 2 मीटर. क्वेश्चन सॉल्व. सो L will be linear momentum is 2 so that is 4 kg meter square पर. तो देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से लगाते हैं हम. अब आगे बढ़ते हैं. अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m and it is moving in a circle with speed v and the radius of the circle is r. तो एक r रेडियस के सर्कल पे एक m मास का ऑब्जेक्ट v की स्पीड से घूम रहा है. It is rotating with the speed of v. Find the angular momentum of this object about the center. Find the angular momentum of this object about the center. Find angular momentum of object about center of the circle. Do it. Done? Done? वेरी सिंपल. p की डायरेक्शन क्या ये हो गई और p की वैल्यू कितनी होगी? और बताओ सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है?
क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की सेंटर से क्या होगी, सिंपल md r, md into r। तो क्या आ गया आंसर, md r। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद भी रखना है हमेशा आपसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर the angular momentum of the particle about the center is md r। Okay, so this is the important find torque। अब यहाँ पे बताओ किसका टॉर्क निकला सकता है। लेट्स फॉरगेट अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है, सर्कुलर मोशन में विच फोर्स इज रिस्पांसिबल, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल का टॉर्क निकालो अबाउट द सेंटर, अबाउट सेंटर। हाउ मच क्या आ रहा है, जस्ट मेक द फोर्स, फिर देखो एंगल वगैरह कितना है, किस केस में आ रहा है, देन टेल द आंसर। द सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, तो सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो सेंटर से ही ऑलरेडी पास कर रहा है अगर कोई फोर्स, तो उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। टॉर्क विल बी, तो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ a force passes through the center of rotation then the torque of that force is always, देखा था डोर का एग्जांपल, अगर मैं फोर्स 0 डिग्री पे लगा रहा हूं तब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो इन से पास करेगी, और अगर मैं खुद भी करूंगा देन आल्सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ the rotation and in both the cases the torque will be, इसको लिख देना कंक्लूजन में। देखो मैं लिखा रहा हूं ये है सेंटीमीटर फोर्स आपका, और देख रहे हो ये सेंटीमीटर फोर्स कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन यहां पे सेंटर से जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर तुम इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये होगा, देख लो फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, और आर वेक्टर क्या उसके अपोजिट लग रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है, और sin 180 कितना होता है, इसीलिए टॉर्क क्या, डन। कंक्लूजन लिखें, whenever the line of action of a force passes through the axis of rotation or center of rotation the torque of that force is always zero, the torque of that force is always zero। So this is all about torque and angular। Now let's try to relate torque and angular momentum। अब हम torque और angular momentum को क्या करेंगे, relate करेंगे। So relation between torque and angular momentum। Let's look at it। Since we all know that the angular momentum is given by r cross t, let's start from here। तो किसी भी पार्टिकल का जिसका पोजीशन वेक्टर r है उसका लीनियर मोमेंटम p है, its angular momentum is given by r cross about जहां से पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेते हैं उसी के अबाउट, ये हमेशा किसके अबाउट होगा, ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से ही आप आर लेते हो हमेशा। Now let's differentiate it on both sides, differentiating on both sides। So if you differentiate this term, so left side will become dl by dt, right side will be d by dt of r cross t। अब ये तो ठीक है, दिस इज गुड, बट व्हाट अबाउट दिस टर्म,
क्या हमने क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना सीखा है? नो, वी हैवंट सीन। बट एक जनरल प्रोडक्ट रूल हमने सीखा है कि एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को बाहर निकालो और तो जस्ट वी विल डू द सेम प्रोसीजर। तो सबसे पहले r को बाहर करें, क्रॉस प्रोडक्ट dt बाई dt प्लस अब कौन बाहर आएगा? p बाहर आएगा और इसको डिफरेंशिएट करोगे r। तो dr बाई dt क्रॉस p। याद रखना ऑर्डर नहीं चेंज कर देना, r पहले है तो r वाला टर्म पहले रहेगा, p बाद में तो p वाला टर्म। ऑर्डर मैटर करता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि अगर आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? a क्रॉस b और b क्रॉस a एक चीज उल्टी हो जाते हैं ना दोनों। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रॉस। चलो, व्हाट इज दिस dr by dt? क्या होता है बताओ dr by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। ये क्या होता है? भूल गए क्या तुम लोग? वेलोसिटी देखो वन डायमेंशन में कैसा होता था? वेक्टर के टर्म्स में इसको क्या लिखते थे? dr by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, काइनेमेटिक्स। ओके, नाउ so this is your velocity. What about this term dt by dt? क्या इसको निकाल सकते हैं? क्या करते हैं? t को क्या रखते हैं? m into p। लेट्स पुट इट, फिर आइडिया लगेगा कि क्या आंसर है। m into, इसको b लिख दूं, अब इसको क्या लिखते हैं? b वेक्टर। अभी सब कुछ वेक्टर में चल रहा है, वेक्टर b क्रॉस d। m is a constant, it can be taken outside, take it outside, so r cross m and in within the bracket comes dv by, and what is dv by dt? acceleration। ये कुछ बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस है जो आपको हमेशा यूज में आएंगे फिजिक्स में, सो प्रॉपर्ली रिमेंबर देम। dr by dt is v क्रॉस p। p को मैं क्या लिख सकता हूं? m into, ऐसे लिख सकते हैं, या p भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट कीप इट p। नाउ in place of dv dt, what you can write? A. So m into a plus v cross e. Now where did we reach? तो हम पहुंच चुके हैं समय कि लेफ्ट साइड में था dl by dt and on the right side we have r plus cross r cross ma plus v cross p। अब देखो m into a क्या होता है? फोर्स। so this is your r cross f and then this is your v cross p। now comes the final, what is r cross f? torque। r cross f क्या होता है? torque। then what about this term? who will tell what is v cross p? वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? think, for instance you all know this answer, just think about it. How much? 0। why? no, how? 180 degree। 0 डिग्री। देखो जिधर वेलोसिटी है वही किसकी भी डायरेक्शन होती है? p की। दैट मींस v वेक्टर and p वेक्टर are parallel vector and for parallel vector the cross product is always 0। और इसमें अगर 0 ऐड करोगे तो टॉर्क भी रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या रिलेशन मिला हमें कि टॉर्क is given by dl by e।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या कुछ ऐसा रिलेशन आपने ट्रांसलेशन में भी देखा था क्या? याद है आपको कोई ऐसा ही फॉर्मूला इन ट्रांसलेशन? नो वन? dt बाई देखा था कि नहीं? तो फोर्स की जगह यहाँ क्या आ गया? यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो हम ये था न्यूटन सेकंड लॉ फॉर, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। द सेम थिंग। तो जो काम यहाँ F करता था वो काम यहाँ पर वहां F चीजों को मूव करा रहा था, यहाँ टॉर्क चीजों को रोटेट करा रहा था। वहां पे लीनियर मोमेंटम था, यहाँ पर एंगुलर। तो देखा जाए तो टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, whereas the angular momentum is the rotational analog of linear। मतलब जो काम linear momentum ट्रांसलेशन में करता है the same job L does here। समझ गए? रोटेशनल एनालॉग ऑफ ट्रांसलेशन। Okay, so this is the relation between torque and angular momentum। Now अब जैसे कि वहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था, वहां पे क्या होता था? कंजर्वेशन ऑफ, वैसे ही यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? सो जस्ट राइट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आप देखेंगे कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में बहुत सिमिलरिटीज है फॉर्मूले वाइज। बस आपको पता होना चाहिए कि किस टर्म के लिए यहाँ पे हमें किस टर्म को यूज करना है। अब देखो यार, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक चीज और, हमने ये जो रिजल्ट्स निकाले ये पार्टिकल को लेकर निकाले हैं। हमने देखो अभी तक हम जितने बार भी क्वेश्चंस कर रहे थे पार्टिकल लेते थे, ऑब्जेक्ट लेते थे, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द सेम रिजल्ट आर एप्लीकेबल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है यही रिजल्ट किसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। चलो इसका स्टेटमेंट लिखो, क्या होगा बताओ? उसके लिए अगर तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का आता होगा स्टेटमेंट, द सेम एक्सप्रेशन इज हियर। अगर जैसा वो था वैसे यहां पे व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? चलो बताओ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता था? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? in the absence of external force, yeah, when the net external force is, in that case the linear momentum of a system is always constant। linear momentum क्या होता था? मतलब p initial equals to p, ये तभी लगता था जब external force क्या होता था? जीरो। वैसे यहाँ पर if net external torque acting on a system is zero, then the total angular momentum of that system is constant or conserved। और इसका मतलब initial angular momentum is equals to same thing। Just write the statement: if the net external torque acting on a system is zero, if net external torque acting on a system is zero, then the total angular momentum of that system is conserved or constant। if tau is zero, अच्छा यहाँ पे ये जो टॉर्क है that torque is the external, हमेशा एक्सटर्नल टॉर्क की बात होगी, इंटरनल टॉर्क कभी दूसरे को इफेक्ट नहीं है। if torque is zero, then dl by dt भी क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, that means that quantity is constant। it implies L is
constant, which further means L initial is equals to L final. लेकिन किसका? सिस्टम का। किसका? जिसको हम सिस्टम कहते हैं उसका। for a system. Done? So this is your conservation of angular. Done? अच्छा, इसके बारे में हम बाद में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस यहीं तक छोड़ दें। एक चीज मुझे और बतानी है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे। जैसे वहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशन देखे थे हमने कि अगर हमें स्पेसशिप पे वापस जाना है तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना होता है? ड्रॉ करना होता है चीजों को। देखा था? तो ये सब चीजें एप्लीकेशन थी कंजर्वेशन ऑफ। अगर आप बोर्ड से आगे जंप करते हो तो बोर्ड पीछे जाता है। ये सब एप्लीकेशन थे। कुछ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती है, इसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी। वो समझने के बाद फिर हम वापस आएंगे। अभी के लिए बस इतना करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें रिलेटेड टू रोटेशन। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे। तो देखो, आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन था और रोटेशनल मोशन है, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ सिमिलरिटीज हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो लिखे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity. Clear? Angular velocity is omega and the linear velocity is v, and both are the vector quantity. ये हम circular motion chapter में डिस्कस कर चुके हैं angular velocity के बारे में। ठीक? अच्छा, वहां पे हमने पढ़ा था कि क्या रिलेशन था दोनों के बीच में? मैग्नीट्यूड वाइज v equals to r omega. This was the relation between the linear velocity and the, but in vector form इसका जो true form है वो vector form है। मतलब क्योंकि ये सब देखो वेक्टर क्वांटिटीज है। वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कैसी क्वांटिटी हो सकती है? दिस इज द वेक्टर रिलेशन। ये एक्चुअल में ये जो वेक्टर में रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड लाइक v equals to omega cross r. This is the vector relation between. इसका बहुत रेयर यूज आएगा, बट ये आपको जानना चाहिए। This is the relationship between the linear velocity and the angular velocity in vector form. In vector. अब देखो, अब मैं कुछ रिलेशन देखो डिस्क्राइब करने वाला हूँ between the translational motion and let's look at some similarities. मैं टेबल भी तो यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन के लिए चीजों को लिखने वाले हैं। सबसे पहले चीज, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? फोर्स। मोशन में अगर किसी चीज को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या चीजों को घुमाने के लिए लगाना पड़ेगा? टॉर्क। अल्टीमेटली टॉर्क भी किसका इफेक्ट है? बट उसको हम टॉर्क कहते हैं। जो काम यहाँ फोर्स करेगा दैट जॉब इज डन बाय द टॉर्क। फिर यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होता था, यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर। अगेन अब हमें देखो एक क्वांटिटी आगे पढ़ना है, बट मैं उसका भी नाम बस बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होता था? मास। यहाँ क्या होता था? यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ मास। व्हाट वी विल स्टडी हियर? मोमेंट ऑफ। तो मतलब द जॉब व्हिच वाज डन बाय मास इन द ट्रांसलेशनल मोशन, द
same thing is done by the moment of inertia in the ठीक है। तो अभी हम इसको स्टडी करने वाले होते हैं बट अभी बस समझना है सिमिलरिटीज। यहाँ पे पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग x का यूज करते थे और r का यूज करते थे। यहाँ पे पोजीशन के लिए हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि रोटेशन में एंगल्स के साथ डील करते हैं। थीटा के टर्म्स में पोजीशन को बताएं। अच्छा, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की फाइंड होती थी dr बाई dt और अगर वन डायमेंशनल की बात है तो dx बाई। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की फाइंड होती है एंड दैट इज नथिंग बट d theta by। so angular speed is given by rate of change of angular displacement with theta is the फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन होता था dv by dt। तो क्या यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा? यस, जैसे यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था वैसे ही यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन का कॉज क्या होगा था? फोर्स। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉज क्या होगा? परफेक्ट सिमिलरिटी। यहाँ हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। वी विल डिनोट द एंगुलर एक्सेलरेशन विद अल्फा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक योर लीनियर एक्सेलरेशन एंड इट इज गिवन बाय, बताइए क्या होगा? यहाँ पे v था, यहाँ पे क्या ओमेगा। यहाँ v आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद टाइम इज linear acceleration, rate of change of angular velocity with time is the angular acceleration, ठीक है, denoted by alpha। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट बताइए। ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर, एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम की यूनिट। चलो, अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Then if object is moving with uniform speed, तो उसको हम क्या कहते थे? यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या कहते थे? यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती थी वो क्या होती थी? कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म करना है तो उसके लिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। यानी if the angular speed is constant then we will say that it is a uniform rotation। it is a uniform rotational। और बताओ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में यहाँ पे क्या लगाते थे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह एंगल अपॉन टाइम, यही लगाओगे ना। तो यहाँ पे क्या होता था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू एंगल रोटेटेड। कितना एंगल हमने रोटेट किया जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से डिवाइडेड बाय टाइम। समझ गए? अच्छा, फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता था। यहाँ पे क्या होता था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता था? कि एक्सेलरेशन क्या होता था वहां पर? कांस्टेंट होता था। एक्सेलरेशन के दो केसेस होते थे, या तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता था या तो फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो व्हाट इज द इक्वेशंस? These were the equations। कुछ इसी तरह से यहाँ पर अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन रोटेशनल मोशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मींस अल्फा क्या होगा? और अल्फा तभी कांस्टेंट होगा जब टॉर्क क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा इज डिपेंडिंग ऑन द टॉर्क। तो इसके लिए फिर क्या सेम एक्सप्रेशंस बनेंगे? चलो, यहाँ v की जगह ओमेगा,
तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या कहते हैं, इनिशियल एंगुलर स्पीड को क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट। एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, और टी की जगह क्या रहेगा, टी। देखो पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। वैसे ही यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो s क्या होता था, x माइनस x नॉट, x माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा माइनस, जिसको हम डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, इसको क्या भी लिख सकते हैं, that will be equal to omega naught t plus half alpha t square लिख सकते हैं। अच्छा, फाइनल एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा। तो क्या कुछ इस तरह से इक्वेशंस बन सकते हैं, बट ये तभी लगाओगे जब अल्फा, इसका मतलब टॉर्क कांस्टेंट। फिर क्या एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केस होते थे, क्या केस होते थे कि a क्या होता था, वेरिएबल, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता था इसका मतलब फोर्स कैसा होता था, वेरिएबल। तो वेरिएबल वाले में जनरल इक्वेशंस का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, जनरल इक्वेशंस, जो क्या होते थे, dx/dt = dv/dt और a = v/dv/dx। कुछ उसी तरह से अगर यहाँ पर अल्फा वेरिएबल है, अल्फा वेरिएबल होने का मतलब टॉर्क कैसा होगा, वेरिएबल, और इसलिए इन दोज केसेस यू विल हैव द इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू d बीटा बाय dt, अल्फा इक्वल्स टू v ओमेगा बाय dt एंड अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा। सो दिस इक्वेशंस यू विल यूज फॉर जनरल मोशन। ये किसके लिए यूज करेंगे, जनरल मोशन। तो इस तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ mv स्क्वायर, वैसे यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी चीजें और हैं, इसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इट्स योर होमवर्क कि आपको और सिमिलरिटीज ढूंढ के लानी है, और आपका एम है कि इनको आपको डिराइव करना है। यू हैव टू डिराइव दीस इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन थ्रू these three formulas। आपने इनका डेरिवेशन किया था, कुछ उसी तरह से इनका डेरिवेशन होना है, सेम टू सेम। इनका आप रिवीजन कर लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल मोशन।